हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2021 का टर्म 1 का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 7 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 8th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 8वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं हर लेक्चर में बताती हूँ कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जरूर एक बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। और 29 क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करना है। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये जो क्वेश्चन है ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें 4 ऑल्टरनेटिव दिए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है। ए बी सी डी ये 4 ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं। ठीक। तो चलिए पहले एक बार असर्शन क्या है और रीजन क्या है ये पढ़ लेते हैं। और एक बात और कहूंगी कि असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है ये काफी पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, समझा है। ठीक है। तो असर्शन यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो अर्बन पावर्टी है दिस इज कंसीडर एज ए स्पिल ओवर ऑफ रूरल पावर्टी। स्पिल ओवर मतलब होता है, वैसे स्पिल ओवर का हिंदी में मतलब बोले तो इसका मतलब होता है छलकना। तो असर्शन क्या कह रहा है कि जो अर्बन पावर्टी है उसको कंसीडर किया जाता है कि अर्बन पावर्टी आ रही है बिकॉज ऑफ रूरल पावर्टी। ठीक है। शहरों में जो पावर्टी है वो क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ रूरल पावर्टी। ठीक है। ये असर्शन है एंड इसका रीजन क्या दिया गया है, रीजन है कि रूरल पुअर माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। ठीक है। ये रीजन दिया गया है। तो असर्शन और रीजन एक बार वीडियो को पॉज करके आप भी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे 4 ऑल्टरनेटिव दिए हैं। पहला क्या है कि असर्शन एंड रीजन दोनों सही है एंड जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दूसरा ऑप्शन है कि असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, असर्शन सही है रीजन गलत है, और अगला क्या है, असर्शन गलत है रीजन सही है। ठीक। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है सही ऑल्टरनेटिव। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पावर्टी, अर्बन पावर्टी, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक। पावर्टी क्या होती है, व्हाट इज पावर्टी। तो पावर्टी इज गरीबी। ठीक है। पावर्टी क्या है, इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। लाइफ की जो बेसिक जरूरतें हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसको अगर इनएबल है कोई फुलफिल करने में तो उसको कहेंगे कि वो पुअर है। ठीक है। ये सिचुएशन को क्या कहते हैं, पावर्टी। पावर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। लाइफ की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथ हाउसिंग। ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, ये सब क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो अगर बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करने में अगर इनएबिलिटी है तो उसको कहेंगे पावर्टी। ठीक। अब बात करते हैं, यहाँ पे अर्बन पावर्टी की बात हो रही है ना, अर्बन पावर्टी। तो अर्बन पावर्टी क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ पावर्टी। ये पावर्टी का ही एक फॉर्म है दैट इज पर्टिकुलरली विजिबल इन अर्बन एरियाज। अर्बन यानी शहरों में। ये पावर्टी का वो फॉर्म है जो पर्टिकुलरली कहाँ विजिबल होता है, मेगा सिटीज में, बड़े शहरों में जो गरीबी देखी जाती है ना, दैट इज कॉल्ड अर्बन पावर्टी। ठीक है। वहां पे क्या होगा, पुअर। और इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं, मतलब पुअर लिविंग कंडीशन, इनकम कम, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है जीने के लिए उसकी कमी। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अर्बन पावर्टी। अब अगर रीजन की बात करें कि ये अर्बन पावर्टी का रीजन क्या है, क्यों हो रहा है कि जो बड़े बड़े शहर है वहां पे मतलब पावर्टी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं फुलफिल हो पा रही है, इसका रीजन क्या है। तो इसका बहुत बड़ा रीजन है लार्ज स्केल ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। रूरल अर्बन माइग्रेशन, ये जो माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, गांव से लोग शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। नौकरी की तलाश में। देखिए कंपनीज तो बड़े शहरों में है, ठीक है, छोटे शहरों में छोटी, मतलब अगर छोटे शहरों में भी फैक्ट्रीज वगैरह, कंपनी वगैरह सेटअप हो जाए तो लोग बड़े शहरों में मूव ही नहीं करें। ठीक है। लेकिन क्योंकि जितनी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, सब बड़े शहरों में स्टैब्लिश है, तो क्या है, लोगों को मूव करना पड़ता है रूरल से अर्बन
की तरफ मूव करना पड़ रहा है, माइग्रेट करना पड़ रहा है इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, और यही रीजन है अर्बन पॉवर्टी का। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं। इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो असर्शन है वो सही है कि अर्बन पॉवर्टी क्या है, स्पिल ओवर है ऑफ रूरल पॉवर्टी। यानी अर्बन पॉवर्टी क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी। और इसका कारण क्या है? क्योंकि पुअर पीपल जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड टू अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं उनको एक सजेशन देना चाहूंगी। देखिए, फरवरी का महीना चल रहा है, अब फरवरी के आखिरी हफ्ते से आप लोग के बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा मैं पहले भी सजेस्ट कर चुकी हूँ कि जो लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना वो जरूर लगाना है आपको। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, बट हमें ये देखना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो तभी आप समझ पाएंगे, और हमारा लेवल क्या है, हमारी कितनी तैयारी है। ठीक है, तो वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, तो उसके लिए मैं आपको एक बुक रेफर करना चाहूंगी। ये है ओसवाल गुरुकुल की बुक, काफी अच्छी बुक है। इसमें लास्ट 10 ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे कॉमर्स स्ट्रीम के। ठीक है, और एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, ऐसा कोई बहुत टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये बुक है। प्लस इसमें एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करनी चाहिए, वो सब भी इसमें बताया गया है। तो काफी अच्छी बुक है। और कॉमर्स के जितने भी 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, सभी सब्जेक्ट के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। और इसके साथ ही ओसवाल का ये वेब पोर्टल भी है, oswal.io के नाम से। इस पे भी एक बार जरूर विजिट करिएगा। इस पोर्टल पर आप टेस्ट दे सकते हैं। यू कैन अटेम्प्ट सैम्पल पेपर ऑनलाइन ऑन दिस असेसमेंट प्लेटफॉर्म oswal.io, और टेस्ट के बाद आपको रिजल्ट भी मिलेगा एक्सपर्ट से। तो ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बार जरूर समय निकाल के इस प्लेटफॉर्म पर भी विजिट करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, आपको ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इन्हें रीड करने हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। कौन सा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। रिलेटेड टू प्रधानमंत्री जन धन योजना से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन 2014। ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, ये हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने 2014 में लॉन्च किया था। ये एक बेसिकली एक नेशनल मिशन है। ठीक है, इसको कंसीडर किया गया, ये स्कीम नहीं है, ये एक मिशन है जिसके तहत इसका एम क्या था? इसका एम था कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, सोसाइटी का वो सेक्शन, सोसाइटी का वो सेक्शन जिनको अभी तक फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिल पाई हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे रिमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, बैंक अकाउंट ओपन करना, सेविंग अकाउंट मेंटेन करना। ठीक है, ये सब जो फैसिलिटी जिस सेक्शन को अभी तक नहीं मिल पाई है उन सबको अवेलेबल कराना एट अफोर्डेबल मैनर। ठीक है, अफोर्डेबल मैनर या सस्ते रेट में उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करना, ये इस स्कीम का एम था। ठीक है, तो इसको कहा गया है ये एक नेशनल मिशन था। ठीक है, फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक वर्ड यहाँ पे आपके लिए शायद नया होगा, एक वर्ड यहाँ पे आया है, ये देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में है, एक वर्ड आया है। ये जो स्कीम थी, ये जो योजना थी, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एट अफोर्डेबल मैनर, यानी अफोर्डेबल मैनर में फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता क्या है? देखिए वर्ड क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियली इंक्लूजन, इंक्लूड करने से बना है ना, इंक्लूड करना, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, डिलीवर करना फाइनेंशियल सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट उन लो इनकम ग्रुप को,
सोसाइटी का वो लो इनकम ग्रुप, सोसाइटी का वो सेक्शन जिसको अभी तक ये फैसिलिटी नहीं मिली है, उन सबको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनको लोन प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, पेंशन प्रोवाइड करना, सेविंग अकाउंट खुल पाए, ठीक है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करना एट अफोर्डेबल कॉस्ट। तो उसी को कहा गया फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी इंक्लूड करना, उनको भी इस सेक्शन में इंक्लूड करना, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो दिस इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना थी, इसका पर्पस था फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी सोसाइटी का वो सेक्शन जो अभी तक नहीं इंक्लूडेड है फाइनेंशियल सेक्टर में, मतलब नहीं अभी उसका कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, उन सबका अकाउंट खोलना, उन सबका सेविंग अकाउंट खोलना, उनके भी एफडीज करना, वो भी डिपॉजिट अपना मेंटेन करें, ठीक है, उनको भी इंश्योरेंस मिले, उनको भी लोन मिले। ये इस योजना का मेन एम था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो मैंने काफी कुछ बता दिया है, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, कि प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रमोट हैबिट ऑफ सेविंग अमंग मासेस। तो हाँ, ये सही बात है, अकाउंट होगा तभी तो उस अकाउंट में हम पैसे रख पाएंगे, और तभी तो सेविंग की आदत पड़ेगी, ठीक है, और फिर तभी तो हम एफडी कराएंगे, ठीक है, सेविंग, मतलब अगर हमारा अकाउंट ही नहीं होगा तो हम एफडी कराना या इंश्योरेंस कराना या पेंशन फंड लेना, ये सब नहीं करा पाएंगे, तो उसके लिए सेविंग चाहिए ना। तो ये जो योजना है, इसके तहत लोगों में, मासेस में ये हैबिट भी आई कि लोग सेव करें, ठीक है, क्योंकि अभी तक सेव करके लोग, जब तक अकाउंट नहीं था तब तक क्या करते थे, सेव करके लोग अगर सेविंग करते थे तो घर पे रखते थे, बट वो खर्चे हो जाते हैं, खर्च हो जाता है, ठीक है, बट अकाउंट ओपन होने के बाद लोग अकाउंट में रखने लगे और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट भी करने लगे, तो इससे एक सेविंग की हैबिट आई। अगला क्या है, गवर्नमेंट यूजेज इट फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर वेरियस स्कीम। हाँ, ये भी इसका एक एडवांटेज है, ये जो जनधन योजना आई थी इसका ये भी एडवांटेज है कि अब इंटरमीडियरीज, जैसे गवर्नमेंट अगर किसी, जैसे लोअर इनकम ग्रुप या किसी भी सोसाइटी के किसी ग्रुप को अगर गवर्नमेंट कोई एड, कोई मदद, कोई सब्सिडी देना चाहती है, तो क्या था, बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरी थे, वो पैसा नीडी पर्सन तक नहीं पहुंच पाता था। बट अब सबके अकाउंट खुल गए हैं, तो क्या था, गवर्नमेंट से अब डायरेक्ट पैसा जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज था, तो ये भी सही बात है। अगला क्या है, अगला है ईच अकाउंट होल्डर इज इंटाइटल टू 5 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड 30,000 लाइफ इंश्योरेंस। तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था इसमें कि ये जो अमाउंट है ये गलत है, कि ईच अकाउंट होल्डर, इसमें 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया गया और 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस, तो ये गलत है। अगला क्या है, इट इंश्योर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ एवरी अकाउंट होल्डर। तो हाँ, ये मैंने अभी आपको बताया कि हाँ, इस योजना के तहत फाइनेंशियल इंक्लूजन मेन एम था, कि सोसाइटी का वो सेक्शन जिसको फैसिलिटी अभी तक नहीं मिली है, उन सबको इंक्लूड करना, हर अकाउंट होल्डर को इंक्लूड करना, ठीक है। तो यानी ए बी डी सही है और इसमें सी ऑप्शन क्या है, वो गलत है। तो यहाँ पे गलत आपसे पूछा गया है ना, यहाँ पे पूछा गया फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो सी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रक्चरल कंपोजिशन रिफर्स टू, जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या होता है, ठीक। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ पीपल इंगेज्ड इन ट्रेनिंग, number of people engaged in different sector, number of people engaged in tertiary sector, number of people facing unemployment। ठीक, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, देखिए स्ट्रक्चरल कंपोजिशन मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल इंगेज्ड इन डिफरेंट सेक्टर, कितने लोग, एक बार स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, कितने लोग, नंबर ऑफ कितने लोग जो है इंगेज हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसमें हर सेक्टर में कितने नंबर ऑफ पीपल इंगेज हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, इसी को स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्या था कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, यानी आजादी से पहले, अगर हम बात करें इंडिया के स्ट्रक्चरल कंपोजिशन की, ठीक है, इंडिया का जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन था उसकी बात करें, तो वैसे तो अगर हम बात करें कि किसी भी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, तो मेन जो है 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्शरी सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी में,
ठीक है। प्राइमरी सेक्टर समझ रहे हैं ना, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर अलाइड जो एरिया होते हैं वो इसमें आता है। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, यानी आज़ादी से पहले अगर हम इंडिया के स्ट्रक्चरल कंपोजिशन की बात करें, तो इंडिया में जो प्राइमरी सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर था, तो इंडियन पॉपुलेशन का 70 से 75% जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में, इसीलिए कहते हैं ना भारत एक कृषि प्रधान देश था। ठीक है। तो पहले जो है इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की पॉपुलेशन का 70 से 75% लोग के इसमें एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। और सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और उस समय 10%, इंडियन पॉपुलेशन का 10% जो पॉपुलेशन था वो सेकेंडरी सेक्टर में था। और टर्शरी सेक्टर की बात करूं तो 15 से 20% जो है, 15 से 20% इंडियन पॉपुलेशन किसमें था, टर्शरी सेक्टर में था। ठीक है। बट ये प्री इंडिपेंडेंस था, इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय दिस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, जो भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये जो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, तो जो कंट्रीब्यूशन मेड बाय दीज थ्री सेक्टर, दीज मेक अप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल कंपोजिशन की बात करें, तो ये तीनों सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर इस इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ये होता है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन की, इससे मिलके बनता है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। तो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल इंगेज हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर मतलब समझ में तो आ रहा है ना, एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं रॉ मटेरियल वगैरह, जैसे एग्रीकल्चर जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है ना इंडस्ट्री को, ये तो समझ रहे हैं ना, एग्रीकल्चर से क्या होता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल मिलते हैं इंडस्ट्री को। ठीक है, जैसे कॉटन एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ठीक। सेकेंडरी में आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक मटेरियल को या तो मैन्युफैक्चर करना और यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। टर्शरी में आता है आपका सर्विस सेक्टर, जैसे बात करें एजुकेशन हुआ, हेल्थ सेक्टर हुआ, ये सब क्या है, टर्शरी है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और ये टर्शरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये तीन सेक्टर होते हैं। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ पीपल इंगेज है हर सेक्टर में, ये क्या बताता है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। ठीक, किसी भी इकोनॉमी का। राइट। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर वीडियो में अब हम आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक इतना पढ़ के रखिएगा, और लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।